चलिए, आज जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ कंपनियां जो सिर्फ व्यापार करने भारत आई थी, वो धीरे धीरे इस पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिखने लगी। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि बेहिसाब महत्वाकांक्षा, रणनीति और टकराव की भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे मुट्ठी भर व्यापारी जो यहां मसालों का सौदा करने आए थे, वो एक विशाल साम्राज्य के मालिक बन बैठे? चलिए, इस बेहद दिलचस्प कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ में है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक ऐसी मजबूरी जिसने यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों को समंदर में उतरने और एक नए रास्ते की तलाश करने पर मजबूर कर दिया। जरा सोच कर देखिए, सैकड़ों सालों से जो जमीनी रास्ते भारत से यूरोप तक मसाले और कीमती सामान पहुंचाते थे, वो 1453 में अचानक बंद हो गए। नतीजा, यूरोप में खलबली मच गई, मसालों के दाम आसमान पर पहुंच गए। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, भारत पहुंचने के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खोजना। और देखिए, 15वीं सदी का यूरोप एक नए जोश से उबल रहा था। एक तरफ तो पुनर्जागरण की वजह से लोगों में कुछ नया खोजने का जुनून था, तो दूसरी तरफ कंपास जैसे आविष्कारों ने लंबी लंबी समुद्री यात्राओं को मुमकिन बना दिया था। मतलब माहौल एकदम तैयार था एक नई खोज के लिए। और इस रेस में सबसे पहले जिसने लाइन पार की, वो था पुर्तगाल। उनके जहाज़ों ने ना सिर्फ एक नया रास्ता खोजा, बल्कि हिंद महासागर में व्यापार करने के तौर तरीकों को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पुर्तगालियों ने आते ही बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। वो तेजी से आगे बढ़े, पहले रास्ता खोजा, फिर भारत पहुंचे और देखते ही देखते गोवा जैसे जरूरी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और अपने समुद्री साम्राज्य की बुनियाद रख दी। अब पुर्तगालियों की जो शुरुआती स्ट्रैटेजी थी, वो बड़े कमाल की थी। उन्होंने कहा, जमीन पर कब्जा बाद में करेंगे, पहले समुद्र पर राज करो। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। मतलब साफ था, अगर हिंद महासागर में किसी को भी व्यापार करना है तो पहले हमसे लाइसेंस यानी कार्टेज लेना पड़ेगा। और ये जो कोर्ट है ना, ये किसी और ने नहीं, बल्कि एक पुर्तगाली गवर्नर ने ही कहा था। इससे उनके इरादे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि धर्म, दौलत और ताकत का एक खतरनाक खेल था। अब जैसे ही पुर्तगाल की कामयाबी की खबरें यूरोप पहुंची, बस फिर क्या था, समझ लीजिए एक होड़ सी लग गई। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, हर कोई भारत की इस सोने की चिड़िया में से अपना हिस्सा चाहता था। और बहुत जल्द भारत का समुद्र तट इन ताकतों के लिए एक जंग का मैदान बन गया। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज पर गौर कीजिए, इन कंपनियों की प्रकृति। जहां पुर्तगाली और फ्रांसीसी कंपनियां सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में थीं, वहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसका मतलब वो फैसले लेने में ज्यादा तेज और लचीली थीं। और यही छोटा सा फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा साबित हुआ। देखिए, शुरू में तो डच भी कोई कम नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी ताकत थे, लेकिन उनसे एक बड़ी चूक हो गई। उनका पूरा ध्यान इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था। और इसी बीच अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। तो अब तक बाकी सब छोटे मोटे खिलाड़ी बाहर हो चुके थे और 18वीं सदी के आते आते मैदान में सिर्फ दो ही महाशक्तियां बची थीं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब यह तय होना था कि हिंदुस्तान पर राज कौन करेगा, और इसका फैसला तलवार के दम पर ही होना था। ये जो कर्नाटक युद्ध थे, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़े गए थे। नहीं, ये भारत के मुकद्दर का फैसला करने वाले युद्ध थे। इन लड़ाइयों ने ही ये तय किया कि आने वाली सदियों तक भारत पर कौन सी यूरोपीय ताकत हुकूमत करेगी। ये जो 3 युद्ध हुए, ये दिखाते हैं कि कैसे यूरोप की राजनीति का सीधा सीधा असर हिंदुस्तान पर पड़ रहा था। मतलब लड़ाई यूरोप में शुरू होती थी और उसका फाइनल मैच भारत में खेला जाता था। भारत एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका था, जहां मोहरे तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन खेल विदेशी खिलाड़ी खेल रहे थे। तो अब असली सवाल पर आते हैं, आखिर ऐसा क्या था अंग्रेजों के पास कि उन्होंने सबको पछाड़ दिया? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे था एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक सोची समझी रणनीति। तो चलिए एक एक करके उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस खेल का चैंपियन बना दिया। तो बात सीधी सी है, अंग्रेजों के पास एक किलर कॉम्बिनेशन था। समुद्र पर राज करने वाली नौसेना, पैसे कमाने वाली एक प्राइवेट कंपनी, औद्योगिक क्रांति से मिली आर्थिक ताकत और घर में एक मजबूत सरकार जो हर कदम पर साथ दे रही थी। बस इसी फॉर्मूले ने उन्हें जिता दिया।
तो जब सारे यूरोपीय कॉम्पिटिटर्स मैदान से बाहर हो गए, तब ईस्ट इंडिया कंपनी का असली रूप सामने आया। व्यापारी का चोला उतरने वाला था और शासक का ताज पहना जाना था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार के लिए जो खेल शुरू हुआ था वो खत्म हो गया था, पर अब एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा खेल शुरू होने वाला था, साम्राज्य का खेल। और यहीं पे हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना सिर्फ एक हादसा था जो व्यापार करते करते हो गया, या फिर ये शुरू से ही एक सोची समझी साजिश थी? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज भी इतिहासकार अपने अपने तरीके से देते हैं।